आज मैं आपको सूत्र एवं मंत्रणा अभिकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। इस सिद्धांत का लोक प्रशासन में जो महत्व है वह यह है कि लोक प्रशासन में संगठन में दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं। एक तो मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति का लिए कार्य किए जाने वाले और दूसरे वो जो मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति को सहायता देने वाले हैं। इस सिद्धांत का मुख्य रूप से सैनिक प्रशासन में प्रयोग किया जाता था और वहां से इस सिद्धांत को लोक प्रशासन में लिया गया है। जिस प्रकार सैनिक प्रशासन में सेना में युद्ध क्षेत्र में सैनिक युद्ध भूमि में जाकर स्वयं युद्ध करते हैं और प्राथमिक कार्य को मुख्य कार्य को संपन्न करते हैं और उनकी सहायता के लिए जो सहायक होते हैं, जैसे उनकी खाद्य सामग्री की व्यवस्था करना, उनके लिए चिकित्सीय व्यवस्था करना, उनके अन्य रहन सहन की व्यवस्था करना, युद्ध के जो मैदान है उनमें टेंट की व्यवस्था करना, इन सहायक कार्यों को करने वाले व्यक्ति एक पृथक समूह होता है। इस प्रकार मुख्य कार्य संपन्न करने वाले तो सूत्र अभिकरण होते हैं और जो इनकी सहायता करते हैं वो मंत्रणा अभिकरण होते हैं। सूत्र और स्टाफ का अर्थ। सामान्यतया सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण के अर्थ को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के सामान्य या प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है तथा स्टाफ अभिकरण जिसे कार्मिक अभिकरण भी कहा जाता है वह संगठन के गृह संबंधी आंतरिक व्यवस्था या प्रबंधात्मक कार्य को संपन्न करते हैं। सर्वप्रथम मुने रेले ने सूत्र स्टाफ को संगठन का एक सिद्धांत स्वीकार किया था। विलोबी ने प्रशासकीय संगठन में दो महत्वपूर्ण गतिविधियों की पहचान की। पहली वह प्रथम वे जो पद सोपान में व्यवस्थित होती है और उद्देश्यों के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होती है। इन्हें विलोबी ने प्राथमिक या कार्यात्मक गतिविधि की संज्ञा दी। दूसरी वे जो पद सोपान के बाहर स्थापित होती है तथा उद्देश्यों से सीधे संबंधित नहीं होती है। इन्हें विलोबी ने संस्थागत या गृह संबंधी क्रियाओं की संज्ञा दी। प्राथमिक क्रियाएं इसलिए कार्यात्मक है क्योंकि वे उद्देश्य हेतु प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। संस्थागत क्रियाएं इसलिए गृह संबंधी क्रियाएं हैं क्योंकि वे उद्देश्य से सीधे संबंधित नहीं होती, लेकिन इनके बिना संगठन का काम भी नहीं चल सकता। विलोबी के शब्दों में प्राथमिक क्रियाएं तो स्वयं साध्य हैं, जबकि संस्थागत क्रियाएं साध्य प्राप्ति के साधन है। वस्तुतः लोक प्रशासन या वृहद नीति संगठनों में कार्मिकों का एक समूह उद्देश्य प्राप्ति के लिए अधिक जवाबदारी से कार्य दिखाई पड़ता है। ये सभी उच्च अधीनस्थ संबंधों की रेखाओं में जमे होते हैं। ये आदेश देते हैं, कार्य करते हैं, निर्देशन करते हैं, समन्वय करते हैं। यही कार्मिक सूत्र कहलाते हैं और इनकी उक्त गतिविधियां प्राथमिक गतिविधियां कहलाती हैं। ऐसे कार्मिक भी इन संगठनों में मौजूद रहते हैं जो इन सूत्र कार्मिकों को लक्ष्य आदि की पूर्ति के लिए मदद करते हैं, जो आवश्यक सामग्री जैसे स्टेशनरी, कच्चे माल आदि को, सूचनाएं आदि को एकत्र करने में मदद पहुंचाते हैं। ये कार्मिक स्टाफ या सहायक स्टाफ कहलाते हैं। इनकी उक्त गतिविधियां संस्थागत या गृह प्रबंध संबंधी गतिविधियां कहलाती है। सूत्र या लाइन संगठन का केंद्रीय भाग है जिसके इर्द गिर्द स्टाफ और सहायक स्टाफ मौजूद रहते हैं। सूत्र और स्टाफ शब्दावलियां मूलतः सैनिक प्रशासन की है। सैनिक प्रशासन में सूत्र या लाइन का अर्थ है सहायक सेवाओं की आपूर्ति से है, जो प्रथम में
सैन्य अधिकारियों सैनिकों को आदेश देते हैं, वे लाइन या सूत्र कहलाते हैं। वस्तुतः लोक प्रशासन में कार्मिकों का एक समूह उद्देश्य प्राप्ति के लिए अधिक जवाबदारी से कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। ये सभी उच्च अधीनस्थ के संबंधों में रहते हैं। इसी प्रकार सूत्र व लाइन संगठन का केंद्रीय भाग है और इसके चारों तरफ सहायक स्टाफ रहता है। इसके अंतर्गत परामर्शीय सेवाएं होती हैं, जो कि सूत्र अभिकरण को तथ्य आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। उन्हें सामान्य स्टाफ कहते हैं। गृह प्रबंध संबंधी सहायक सेवाएं, जिन्हें सहायक अभिकरण कहा जाता है। इस प्रकार संगठन में दो प्रकारों की प्रकृति वाले कार्मिक पाए जाते हैं। सूत्र संबंधी दायित्व, जो कि मुख्य कार्य होते हैं, और स्टाफ संबंधी दायित्व, जो सहायक कार्य होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि स्टाफ और सूत्र अभिकरण में मुख्य अंतर क्या है, या क्या इनमें अंतर है भी या नहीं। संगठन में सूत्र स्टाफ पृथक पृथक सत्ता के स्वामी होते हैं। सूत्र सत्ता प्रत्यक्ष सत्ता है, जबकि स्टाफ अप्रत्यक्ष सत्ता है। पहले आदेश देने की सत्ता है, दूसरी परामर्श की सत्ता है। अतः पहली सत्ता आदेश देती है, जबकि दूसरी विचार करती है। अतः पहली ऊपर से नीचे पद सोपान में है, जबकि दूसरी अपने समकक्ष सूत्र की तरफ समानांतर है। इसी प्रकार सूत्र सत्ता निर्णयन की सत्ता है, जबकि स्टाफ सत्ता निर्णयन के लिए आवश्यक ज्ञान और सूचना की सत्ता है। छठा, सूत्र सत्ता स्वरूप में सामान्य है, स्टाफ विशिष्ट है। सूत्र सत्ता उच्च अधीनस्थों में बटी हुई है, जमी हुई है, जबकि स्टाफ सत्ता का संबंध उनका परस्पर आनुषंगिक होता है। सूत्र क्रियान्वयन की सत्ता है, स्टाफ नियोजन और परामर्श की सत्ता है। इस प्रकार सूत्र और स्टाफ में भेद भ्रामक है, क्योंकि इस बात को हम संगठन में इस प्रकार समझ सकते हैं कि सूत्र और स्टाफ के कार्य यद्यपि मूल्य लक्ष्य से संबंधित होते हैं, संगठन के मूल्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होते हैं, और संगठन में सभी व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। अतः स्टाफ और सूत्र में भेद भ्रामक है। इस तथ्य के लिए समर्थक हैं लेवास्पी, शेरमन, साइमन तथा निग्रो एवं निग्रो। सूत्र स्टाफ मूलतः सैनिक संगठन की इकाइयां हैं। जब सैनिक संगठन में सूत्र स्टाफ के स्वरूप स्पष्ट नहीं रह गए हैं, तो नागरिक प्रशासन में इनके अंतर और स्वरूप को स्पष्ट करना बेहद मुश्किल है। लोक प्रशासन चूंकि सेवा संस्थान है, यहाँ सूत्र कार्य और स्टाफ कार्य एक दूसरे में अत्यधिक सम्मिश्रित है। प्रशासन में बढ़ते विशिष्टीकरण के कारण स्टाफ और उसके कार्य दोनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। परिणामतः स्टाफ के कार्य अब मात्र परामर्शदात्री नहीं रह गए हैं, अपितु उसमें सूत्रों का निर्देशन करने वाला कार्य भी प्रवेश पा गए हैं। स्पष्ट है कि सूत्र और स्टाफ के कार्य उनकी पृथक पृथक सत्ता से निकलते हैं, लेकिन कार्यों में परस्पर आच्छादन की प्रवृत्ति रहती है। अतः कार्यों के आधार पर सूत्र स्टाफ की पहचान मुश्किल है। सत्तात्मक संबंधों के आधार पर भी एक सीमा तक ही इन्हें पृथक रूप से पहचाना जा सकता है। स्टाफ को चाहे आदेश देने की औपचारिक सत्ता नहीं होती, किंतु उनके उच्च सत्ता के नाम से अन्य सूत्र अधिकारियों इकाइयों का निरीक्षण करते हैं। स्वयं अपनी
स्टाफ इकाई में तो वे सूत्र जैसे सत्ता संबंधों का ही व्यवहार करते हैं, अर्थात अधीनस्थ स्टाफ को वे आदेश देते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं और उनके संबंध में निर्णय लेते हैं। स्टाफ अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, अतः वे इनकी कुशलता, ज्ञान, विशेषज्ञता उन्हें आदेशक की स्थिति प्रदान करती है। उनके परामर्श सूत्रों के लिए अटालने योग्य आदेश जैसे ही होते हैं। संगठन का परंपरागत दृष्टिकोण भी स्टाफ के निर्णय लेने और कार्य करने की शक्ति को तर्कपूर्ण मानता है। स्टाफ के पीछे वैधानिक शक्ति होती है। उदाहरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अतः उसके परामर्श सामान्यतः बंधनकारी होते हैं। शर्मन के अनुसार जब किसी इकाई को सूत्र या स्टाफ की संज्ञा दी जाए तो इसके अभिप्राय को भी स्पष्ट कर देना चाहिए, अर्थात उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। हर्बर्ट साइमन ने कहा है, स्टाफ और सूत्र में भेद इस भ्रमपूर्ण अवधारणा पर आधारित है कि स्टाफ केवल परामर्श देता है, आदेश नहीं। एल्बर्ट लेपाफ्स्की के अनुसार स्टाफ सूत्र किसी भी संगठन के परिपूरक लक्षण हो सकते हैं, विरोधी नहीं। अतः सार रूप में कहें तो सूत्र और स्टाफ के कार्यों को पृथक करना मुश्किल है और सत्तात्मक संबंधों के आधार पर भी उन्हें विभेदिक सापेक्षता हो सकती है, पूर्ण और स्पष्ट नहीं। इस दिशा में कुछ निम्नलिखित विचार ध्यान देने योग्य है। पहला, सूत्र एवं स्टाफ एक दूसरे के समकक्ष है। उनमें उच्च व अधीनस्थ या ऊर्ध्वकार संबंध नहीं है, अपितु दोनों ही मुख्य कार्यपालिका के अधीन समान सत्ता एवं उत्तरदायित्व के स्तर पर कार्य करते हैं। जो स्टाफ सूत्र को आदेश नहीं देता वह प्रभावहीन है और जो सूत्र स्टाफ के कार्यों को नहीं समझता या स्वयं भी उन्हें अंशतः नहीं करता वह असफल रहता है। अब स्टाफ का कार्य मात्र परामर्श देना या सूत्र का कार्य मात्र क्रियान्वयन करवाना नहीं रह गया है, अपितु एक दूसरे में समाहित होते जा रहे हैं। MP शर्मा का कहना है कि बड़े संगठन में सूत्र स्टाफ का भेद नजर आता है, छोटे में नहीं। इसी प्रकार पॉल एच एप्लेबी के अनुसार भारत में कोई सूत्र नहीं है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आर्थिक बजट विभाग को छोड़कर सब स्टाफ के कार्य करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाइन एंड स्टाफ एजेंसी संगठन में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके प्रकृति के आधार पर निर्भर करता है। जो समूह परामर्श संबंधी कार्य करता है, जो समूह सूत्र अभिकरण को सहायता पहुंचाता है, जो समूह कार्यरत व्यक्तियों में से सूत्र अभिकरण को मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायता देता है, वह स्टाफ अभिकरण होगा। और कार्मिकों में या कार्यरत व्यक्तियों में जो समूह नीति निर्माण, आदेश देना, मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करवाना और दूसरों से करना और दूसरों से करवाने जैसे कार्य करता है, प्राथमिक कार्यों को संपन्न करता है, वह सूत्र अभिकरण होता है।